Dear student, welcome to my class. Today we will discuss about VSEPR theory or valence shell electron repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. Before starting our video, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए और इसी टाइप के वीडियोस ला सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इसको अगर लिख दें तो ऐसे बैलेंस तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी, ये बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव के साथ लाई गई। जो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, ये एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए लाई गई। और दूसरा डायपोल मूवमेंट के बारे में बताने के लिए लाई गई कि क्या नेट डायपोल मूवमेंट होगा किसी कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन में, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में क्या डायपोल मूवमेंट होगा या नहीं होगा। नेट डायपोल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए और किसी कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी लाई गई। तो इस थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो। पहला ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन molecular geometry of molecule of compound और polyatomic ion। इसके अलावा जो दूसरा था वो था प्रेडिक्शन अबाउट नेट डायपोल मूवमेंट तो ये दो चीजों के ऑब्जेक्टिव के साथ इस थ्योरी को डेवलप किया गया। इस थ्योरी का प्रीमाइस बहुत सिंपल है। इस थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो बॉन्डिंग वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है सेंट्रल एटम के ऊपर, ये सेंट्रल एटम के ऊपर फोकस्ड है। इसमें सेंट्रल एटम के ही थ्रू सब कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जो सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग पेयर में है और जो लोन पेयर अवेलेबल है या और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन है सब पे नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे जब एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो इस पोजीशन में अपने को लाते हैं, इस पोजीशन में अपने को सेट करते हैं कि वो जितना दूर एक दूसरे से जा सके, जिससे ये रिपल्शन के फोर्स को जितना ज्यादा कम से कम किया जा सके, वो उतनी दूर जाके सेट हो जाते हैं। उस पोजीशन को, उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को जब ये अटेंड करते हैं तो इसमें जो एनर्जी है वो सबसे लोवेस्ट उसमें होती है, सबसे लोवेस्ट अपने फॉर्म में एनर्जी होती है और स्टेबल हो जाता है ये कंपाउंड। इसलिए ये जो कंपाउंड इस स्टेट में मिलता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि एनर्जी सबसे कम है। तो ये इसकी प्रीमाइस है।
electron located in bond and as lone pair on central atom repel each other। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि ये सब नेगेटिव चार्ज है। एंड adopt a geometry that places electron as far apart as possible to minimize the repulsive force। इस पर्टिकुलर स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेगा लोएस्ट इन एनर्जी होगा एंड मैक्सिमम इन स्टेबिलिटी। अब ये है कि हमने ये देख लिया इसकी प्रीमाइस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी भी देखेंगे। ये ऑलमोस्ट उन सभी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस पे एप्लीकेबल हो सकता है जिनका सेंट्रल एटम नॉन मेटल है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स के केस में जिनमें सेंट्रल एटम मेटल है वहां पे भी ये एप्लीकेबल होता है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट इन ऑल कंपाउंड और आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस इन विच सेंट्रल एटम इज नॉन मेटेलिक, वहां पे ये एप्लीकेबल है। और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक आयंस जिनमें ये एप्लीकेबल है वो है जिनमें मेटल सेंट्रल एटम है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है जिसकी बेस पे हम बहुत सारे जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर molecule or polyatomic ion in which central atom is non-metal। जितने भी नियरली सभी मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन जिनका सेंट्रल एटम नॉन मेटल है उनके स्ट्रक्चर इस थ्योरी के बेस पे डिफाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा
large number of structure large number of molecules or polyatomic ions with the central atom whose central atom is metal can also इस थ्योरी के हिसाब से ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनमें बहुत सारे मेटल हैं, स्ट्रक्चर जो इसका है मॉलिक्यूल का उनका स्ट्रक्चर तो ये जो चीज है इसके हमें सबसे चीज इसमें पता लगती है कि ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करके हम उस कंपाउंड को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या उसकी शेप के बारे में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी में ये प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 100% सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो अब हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम पे कौन कौन टाइप के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो सकते हैं जो सेंट्रल एटम का एग्जिस्ट करेंगे। सेंट्रल एटम पे या तो हमारा बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, या लोन पेयर होगा। यही दो हमें जनरली मिलेंगे इन जनरल। तो कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं? तो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर टू लोन पेयर। ये तीन तरह के इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये इंटरेक्शन में जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, क्योंकि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो लोन पेयर की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर की वजह से। तो जो हमारी सीरीज बनती है वो इस तरह से बनती है। लोन पेयर टू लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड। ये रिलेशन फॉलो करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इस थ्योरी को अडॉप्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया है, इसका प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्राइटेरिया ये है कि हम जिस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे होते हैं उसको एक डेजिग्नेशन देते हैं। वो डेजिग्नेशन इस फॉर्म में होती है, ए XN EN। जहां ए सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डिंग
एटम को रिप्रेजेंट करता है, ई लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। अदरवाइज हम अगर इसको और प्रिसाइज टर्म में कहेंगे तो ये है वैलेंस, ई रिप्रेजेंट करता है नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप। ये जनरल है, और इस मोर प्रिसाइज अगर हम कहना चाहें तो नॉन बॉन्डिंग और m and n इंटीजर। m नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम को रिप्रेजेंट करता है, कितने एटम बॉन्ड हो रहे हैं सेंट्रल एटम से, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके बेस पे हम अपनी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते हैं। हम कैसे वो प्रोसीजर है वो अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स और उनकी ज्योमेट्री को इसी के बेस पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला केस है AX2। ये स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा AX2E, जिसमें सेंट्रल एटम दो बॉन्डिंग एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें एक लोन पेयर है। इसकी शेप लोन पेयर प्रेजेंस के कारण बैंड होगी, इसको वी शेप भी कहते हैं, और जो इसका एंगल होगा वो लेस देन 180। नेक्स्ट जो है वो हमारा AX3। ट्राइगोनल प्लेनर है और एंगल 120 डिग्री। अब अगर AX ये लोन पेयर है, और ये AX2E के बारे में डिफाइन होगा। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है और एंगल लेस देन 120। तो ये हम
एक एग्जाम्पल है, ये हमने एग्जाम्पल लेके इसको बताया है। इसी तरह हम जब आगे डिफाइन करेंगे तो पूरा प्रोसीजर बताएंगे। ये आपको सिंपली स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है और ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पहले वीडियो में वेस्पर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव, उसकी प्रेमिसेस, उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसके सिंपल एग्जाम्पल जो उसके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं वो हमने डिस्कस की। आगे हम इसके बारे में डीप में और पढ़ेंगे, ये कैसे थ्योरी काम करती है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, एटसेट्रा। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे।